हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। तो दोस्तों, आई होप आप लोग जो है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 3 सेक्शन से आज भी सवाल लेकर आए हैं। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है, बिना समय को गंवाएं और जल्द से जल्द फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। अब देखिए, इक्वेटर ऑफ लाइन, विषुवत रेखा जो है कि किन किन देशों से गुजरती है, इसको जान लीजिए सबसे पहले। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, आइए, ये रहा हमारा मैप। अब हम यहां पर देखेंगे इक्वेटर ऑफ लाइन। ये देखिए, ये है इक्वेटर ऑफ लाइन। अब इक्वेटर ऑफ लाइन जो है कि ये सबसे पहले जो गुजरता है पश्चिम से लेकर के पूरब तक, तो सबसे पहले है इक्वाडोर। यह है इक्वाडोर। उसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद जो है कि थोड़ा सा देखेंगे वेनेजुएला में भी है। उसके बाद देखेंगे यहां पर हमारा है गुयाना, ब्राजील के हिस्सा में भी कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, इक्वेटर ऑफ लाइन गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। फिर यहां पर देखेंगे कांगो, कांगो गणराज्य। फिर यहां पे युगांडा, केनिया से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा सटता है। फिर यहां देखेंगे सुमात्रा, सुमात्रा के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद पापुआ न्यू गिनी। ये सारी देश हैं दोस्तों। तो ये जो देश है, इन सारी देशों से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। इन सारे देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। अदर जितने भी देश होंगे उन सभी देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरेंगे दोस्तों। तो आइए अब हम देखते हैं कि किन किन देशों से भूमध्य रेखा आखिर गुजरा है, इक्वेटर ऑफ लाइन गुजरा है। तो देखते हैं, ध्यान देंगे। आइए, आइए, तो ये था कि किन देशों से गुजरता है। तो देखिए, आपने जो देखा ऑप्शन नंबर 1 में था, क्या ब्राजील से गुजरा? हाँ, ब्राजील से गुजरा है। जाम्बिया, जाम्बिया से नहीं गुजरा है। मलेशिया, मलेशिया से नहीं गुजरा है। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया दोस्तों। दूसरा नंबर कहते हैं कि कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। देखिए, कोलंबिया से गुजरा था, केनिया से गुजरा था, इंडोनेशिया से भी गुजरा था। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अभी हम ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। ब्राजील से गुजरा था, बिल्कुल गुजरा था। सूडान से नहीं गुजरा था दोस्तों। मलेशिया, मलेशिया से भी नहीं गुजरा था। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि वेनेजुएला, बिल्कुल वेनेजुएला से गुजरा था। इथियोपिया, इथियोपिया से नहीं गुजरा था दोस्तों। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से गुजरा था। तो हम कहेंगे कि किन किन देशों से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर ऑफ लाइन, विषुवत रेखा गुजरती है, तो वो है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। और बाकी अन्य देशों से नहीं गुजरती है दोस्तों। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और सेकंड नंबर, ध्यान देंगे। आइए, सेकंड नंबर, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है ना, वो सभी को पता होगा। आई होप आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो है ये कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र के लिए, झारखंड का झरिया, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, ये सभी किसके लिए है? कोयला क्षेत्र के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 3 नंबर, ध्यान दीजिए। ये रहा पश्चिम बंगाल, आप मैप में देख सकते हैं। यहां पर ये रहा पश्चिम बंगाल का एरिया, और इस पश्चिम बंगाल के एरिया में है रानीगंज दोस्तों। पश्चिम बंगाल के एरिया में है, इसी में है रानीगंज। और रानीगंज में ही, रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल का, ये किसके लिए है? कोयला क्षेत्र है दोस्तों। कोयला क्षेत्र। आइए नेक्स्ट, तीन नंबर, संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों को के लिए विशेष अधिकारी को निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए, हम बताए हैं कि जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद पढ़ेंगे 368 और भाग पढ़ेंगे 18। भाग 18
यानी लेसन 18 और जो है कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल आप देखेंगे 368 368, तो उसमें आपको मिलेगा भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में कि सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसको जो है कि जोड़ करके और 350 के ख में जोड़ा गया है दोस्तों, 350 के ख में। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि बताइए कि 300 के क में किसको जोड़ा गया है, 300 के क में किसको जोड़ा गया है। तो आई होप आपको पता होगा कि आर्टिकल 19 जब हम पढ़ेंगे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत में फंडामेंटल राइट, और उसी के अंदर में आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का क्लाउज 6 देखेंगे, आर्टिकल 19 क्लाउज 6 यह कहता है कि संपत्ति का अधिकार, यानी कि जिसका भी जमीन है सरकार जब चाहे उससे छीन सकती है, सरकार का जरूरत है वहां पे वो ले सकती है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है इसको 300 के क में भेज दिया गया है। लेकिन यह चीज आप याद रख लीजिए कि संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसको 350 के ख में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? 350 के ख में जोड़ा गया है। भाग कौन सा होगा? भाग 18 होगा। भाग कौन सा होगा? भाग 18 होगा दोस्तों। तो आई होप आप इसको समझ हो गए होंगे। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है 4 नंबर। आइए 4 नंबर दोस्तों, आइए 4 नंबर देखिए, अशोक ने किस अभिलेख या शिलालेख में कहा कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। अशोक जो है बहुत महान व्यक्ति था, और अशोक जो है कि अशोक के किस अभिलेख या शिलालेख में यह कहा गया कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। तो यह कहता है अशोक का 10वां धम्म अभिलेख, अशोक का 10वां धम्म अभिलेख। इसको रट जाइए, रट जाना है दोस्तों। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा सा पढ़े, समझ में आया ठीक है, नहीं आया जो नहीं समझ में आ रहा है उसको रट जाइए। तो अशोक ने किस अभिलेख या शिलालेख में कहा कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है? यह है 10वां धम्म अभिलेख, अशोक का 10वां धम्म अभिलेख में दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल होगा 11 नंबर, सॉरी 5 नंबर। आइए 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? अब देखिए, इसको उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। एक होता है उत्तर दक्षिण गलियारा, एक होता है पूर्व पश्चिम गलियारा। तो उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। फिर यह भी पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों एक दूसरे को कहां पर मिलते हैं, कहां पर काटते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई कितनी है, पूर्व पश्चिम गलियारा की लंबाई कितनी है? ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको याद रख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, मैप में देख लेते हैं क्या दोस्तों, ये रहा मैप। अब आप यहां पर देखेंगे कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा को, ध्यान दीजिए, आप कश्मीर में चले जाइए, सॉरी यहां देखेंगे श्रीनगर तमिलनाडु में आएंगे, सबसे निचले भाग में है कन्याकुमारी दोस्तों। श्रीनगर से कन्याकुमारी, यह है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह श्रीनगर से कन्याकुमारी, और यह जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। इसकी लंबाई है दोस्तों 3747 कितना किलोमीटर। और इसी को हम जानते हैं NH44, नेशनल हाईवे 44, यानी ये भारत के सबसे लंबा राजमार्ग। अगर भारत के सबसे लंबा राजमार्ग की बात की जाए NH44 है, और इसकी लंबाई है 3750 किलोमीटर दोस्तों। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। आप देखिए कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है कि गुजरात के पोरबंदर और असम के सिलचर, गुजरात के पोरबंदर और असम के सिलचर को जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। यह है पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर को
तथा असम के सिलचर को जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा, और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, श्रीनगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है कौन सा, उत्तर दक्षिण गलियारा। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हाँ, एक चीज और इसमें याद रख लीजिए कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरब पश्चिम गलियारा ये दोनों एक दूसरे को, जो ये जो हाईवे है ना, ये कहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, कहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये कट करता है मध्य प्रदेश के एक झांसी नामक जगह है, कहां, झांसी। तो मध्य प्रदेश के झांसी में ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल, आ जाइए नेक्स्ट सवाल। कौन निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त शासी जिला और प्रादेशिक परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाएगा? निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त शासी जिला और प्रादेशिक परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाएगा? तो वह है भारत सरकार द्वारा पैनलित चार्टरित लेखाकार। भारत सरकार द्वारा पैनलित चार्टरित लेखाकार जो है दोस्तों, ये स्वायत्त शासी जिला और प्रादेशिक परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षक करवाता है दोस्तों। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7 नंबर, 7 नंबर ध्यान दीजिए। आइए, अधोलिखित में से किसमें सुदर्शन झील के समीप एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया? दोस्तों इसको आप रट जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये पूछा गया सवाल है। तो कहता है कि अधोलिखित में से किसमें सुदर्शन झील के समीप एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया? चक्रपालित। इसका आंसर क्या होगा? चक्रपालित। तो याद रखेंगे कि सुदर्शन झील के समीप एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है, एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, वो है चक्रपालित। तो अधोलिखित में से किसमें सुदर्शन झील के समीप एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया? तो चक्रपालित ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल 8 नंबर। आइए, दक्षिण पश्चिम मानसून से के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले आप समझिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून आता कैसे है। देखिए ये रहा, ये ऊपर में नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। दोस्तों ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी ये साउथ वेस्ट, तो ये है दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से आता है और तमिलनाडु में केरल के क्षेत्र में वर्षा कराती हुई आगे बढ़ती है। तो ये पूछा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून आया और उसके तत्काल बाद, उसके जस्ट बाद जो है बोई गई जो फसल होती है उस फसल को क्या कहते हैं दोस्तों? खरीफ फसल। दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद बोई गई फसल को खरीफ फसल कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद बोई गई फसल को खरीफ फसल कहते हैं। किसान लोग तो खुद समझ जाएंगे कि हम तो जानते ही हैं कि ये, क्योंकि ये फसल को बोते हैं तो इनको पता है, इनसे ये सवाल छूटने वाला नहीं है दोस्तों। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और 9 नंबर दोस्तों, आइए 9 नंबर आ जाइए। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? जो नीचे फैक्ट दिया गया, ऑप्शन दिया गया है, कहते कि जिला परिषद का अध्यक्ष। अब आप बताइए, आपके जिला में भी कोई अध्यक्ष होगा, पता होगा कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला कहता है कि मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री का जिला परिषद का अध्यक्ष होता है? नहीं, गलत, मुख्यमंत्री जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं होता है दोस्तों। दूसरा जिलाधिकारी, नहीं, यानी जो डीएम वगैरह होते हैं ये सब क्या जिला परिषद का अध्यक्ष होते हैं? नहीं। तीसरा है कि उस जिले का सांसद सदस्य, यानी कि मान लीजिए कि पटना जिला है और पटना जिले के जो सांसद का सदस्य बने होंगे वो क्या जिला परिषद का अध्यक्ष कहलाएंगे? नहीं, ये इसके अपने सदस्यों में से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
अपने सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के ही अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कहता है कि कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है, तो अपने सदस्यों में से, जो हमने सदस्य को चुना है ना, उसी सदस्यों में से किसी एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है और वही जिला परिषद का अध्यक्ष कहलाता है। वही जिला परिषद का, जिस तरीके से हम मुखिया का चुनाव करते हैं ना जी, मुखिया का चुनाव करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें भाग लेते हैं, 4-5 लोग भाग लिए, हम लोग सारे को वोट देते हैं, जो अच्छा लगता है उसको देते हैं, वही जीत जाता है। तो उसी तरीके से जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में हम बहुत सारे लोगों को चुन लिया जाता है, लेकिन लोकसभा के द्वारा चुने गए सदस्य ही राज्यसभा को चुनते हैं, ना कि हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं। तो वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुनाव होता है। तो ये कहता है कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन हो सकता है, वो है कि अपने सदस्यों में से चुने गए किसी एक सदस्य को जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो आई होप आप 9 नंबर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल। आज जो है बहुत इजी सवाल है दोस्तों, इसीलिए ज्यादा डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। आइए 10 नंबर, भास्कर नामक राज्य द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए, भास्कर नामक राज्य द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। हर्षचरित में मिलता है। यहां से एक सवाल और बनता है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको याद रख लीजिए, हर्षचरित वान भट्ट, हर्षचरित वान भट्ट, हर्षचरित वान भट्ट। एक और इसी से याद रख लीजिए, कादम्बरी, कादम्बरी, कादम्बरी वान भट्ट, कादम्बरी वान भट्ट, कादम्बरी वान भट्ट। कादम्बरी का भी क्या होगा दोस्तों? वान भट्ट होगा। तो आई होप समझ रहे होंगे कि भास्कर नामक राज्य द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों को का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। और भास्कर किससे संबंधित है दोस्तों? भास्कर जो है ये दो है, भास्कर ये असम के वर्मन राजवंश से संबंधित है। भास्कर जो है ये असम के वर्मन राजवंश से संबंधित है। तो पहला तो एक आपको ये याद रखना है कि भास्कर जो है कि पुस्तक, ये हर्षचरित पुस्तक के लेखक वान भट्ट, हर्षचरित वान भट्ट, कादम्बरी वान भट्ट, हर्षचरित वान भट्ट, कादम्बरी वान भट्ट। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक वीडियो में हम आपको जो है कि पूरा पुस्तक आपको याद करा देंगे, वो सटीक रहेगा। तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक वान भट्ट, कादम्बरी वान भट्ट। तो भास्कर नामक राज्य द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। और भास्कर किससे संबंधित है? तो असम के वर्मन राजवंश से। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे दोस्तों, आइए 11 नंबर ये रहा। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, यहां पे सा होगा दोस्तों, छूट गया है, टाइपिंग में स्प्रिंट है, लिख लेंगे। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अब आपको पता होगा कि लूनी नदी आखिर निकलता कहां से है और जाता कहां पर है। अगर ये पता रहेगा ना, आप इसका आंसर खुद ब खुद कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम एक भारत का नक्शा बनाते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये रहा दोस्तों, बोर्ड पे नजदीक होने की वजह से मैप उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए इतना ही में। क्या कह रहा है कि लूनी नदी जो निकलती है, आप देखेंगे राजस्थान में। आइए कहां आ जाएंगे? राजस्थान। देखिए आप जैसे ही राजस्थान में आएंगे तो ये रहा राजस्थान का एरिया। राजस्थान में एक पहाड़ी है और जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत ही पुरानी है दोस्तों, अरावली। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, इसी से ये लूनी नदी निकलती है। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी साइड से निकलती है लूनी नदी। ये मैं जगह नहीं है इसलिए बता रहा हूं, इस साइड की ओर निकलती है लूनी नदी। और अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से, यानी हम कहेंगे कि अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से लूनी नदी, अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से बनास नदी निकलता है। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पे है बनास नदी, इधर निकलता है बनास नदी। तो आपको सिर्फ यही समझना है। तो देखिए अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से लूनी नदी, अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से बनास नदी। बनास जो है ये यहाँ पर चंबल नदी में मिल जाता है, और चंबल अंततः जाकर के किस में मिल जाता है? चंबल मिलता है जाकर के
गंगा की सहायक नदी यमुना में, और यमुना जाकर के पूर्णतः मिल जाती है गंगा में दोस्तों। लेकिन लूनी नदी जो निकलती है यानी राजस्थान के अरावली पर्वत से यानी पश्चिमी ढाल से, वो आकर के गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में आकर समाप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में दलदल है दोस्तों, और दलदली भागों में आकर के वहीं समाप्त हो जाती है, इसीलिए गुजरात का वो जो कच्छ का जो भाग है वो दलदल हो जाता है दोस्तों। तो इसका सटीक आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप देख लीजिए, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर डी कहता है यह कच्छ की रण में, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, बिल्कुल सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर एक को पढ़ लीजिए, क्या कहता है कि यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, नहीं दोस्तों ये गलत है। बी कहता है कि यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, हाँ कच्छ की खाड़ी में जाती है, लेकिन यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। और सी नंबर कहता है यह पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु के सहायक नदी में विलीन हो जाती है। दोस्तों ये तो भारत छोड़कर जाती ही नहीं, तो पाकिस्तान में कैसे जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 12 नंबर दोस्तों। 12 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है, आइए आ जाइए। 12 नंबर आइए, समझ गए होंगे आप। ये रहा सर्वे ऑफ इंडिया, यानी सर्वे ऑफ इंडिया को आप भारत सर्वेक्षण भी कह सकते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया दोस्तों? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो देखिए आप इसको रट जाइए कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 1878 सर्वे ऑफ इंडिया का गठन यानी भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? 1878 में। भारत सर्वेक्षण का गठन 1878। 3 से 4 बार लिख दीजिए, भारत सर्वेक्षण, भारत सर्वेक्षण, भारत सर्वेक्षण। भारत सर्वेक्षण का जो गठन हुआ था 1878 ईस्वी में। भारत सर्वेक्षण का गठन कब हुआ? 1878, 1878 में भारत सर्वेक्षण का गठन 1878, सर्वे ऑफ इंडिया 1878। अगला सवाल 13 नंबर, आ जाइए 13 नंबर, ध्यान दीजिए, ये रहा 13 नंबर दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट, इसे अंग्रेजी में कहेंगे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो यह है सिसिली का स्ट्राम्बोली, सिसिली का स्ट्राम्बोली। सिसिली के स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सिसिली ये ज्वालामुखी है दोस्तों। आप कहेंगे ये सिसिली का स्ट्राम्बोली क्या है? ज्वालामुखी है। इटली का विसुवियस क्या है? ज्वालामुखी है। और पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पीली ये क्या है? ज्वालामुखी है। मेक्सिको का पेराक्यूटिन ये क्या है? ज्वालामुखी। तो ये सारे ज्वालामुखी सेक्शन से सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। आपको एक वीडियो में जो है ना पूरा हम आपको क्या याद करा देंगे? ज्वालामुखी, यानी कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, मरा हुआ ज्वालामुखी कौन सा है, जागल ज्वालामुखी कौन सा है, ये सारी ज्वालामुखी को आपको याद करा देंगे। ये पूछता है दोस्तों। आइए अगला सवाल 14 नंबर, 14 नंबर, ध्यान देंगे 14 नंबर, ये रहा इंकलाब जिंदाबाद का नारा, नर नहीं दोस्तों, नारा, नारा कर लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये है भगत सिंह। भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। उसके बाद याद रखेंगे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। करो या मरो महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, और जो है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। आइए अगला सवाल 15 नंबर, ये रहा 15 नंबर दोस्तों, आ जाइए। 7 पहाड़ियों का शहर, देखिए 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम। ये तो सभी को पता होगा, बहुत आज बोले ही है कि आज जो है कि बहुत ही इजी सवाल लेकर आए हैं। 7 पहाड़ियों का शहर कौन सा हो जाएगा? रोम। 7 पहाड़ियों का शहर रोम, 7 पहाड़ियों का शहर रोम, 7 पहाड़ियों का शहर रोम।
काठमांडू किसकी राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। थाईलैंड की राजधानी थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बैंकॉक। थाईलैंड का क्या हो जाएगा? बैंकॉक। चलिए अगला सवाल आ जाइए दोस्तों। 16 नंबर, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहां निवास करती है? लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहां निवास करती है? लेप्चा याद रख लीजिए, लेप्चा सिक्किम। आप इसको रट जाइए, 5 से 6 बार बोलिए ना, याद हो जाएगा। लेप्चा सिक्किम। इसका सटीक आंसर क्या होगा? लेप्चा। तो दोस्तों लेप्चा जनजाति जो है, लेप्चा जनजाति ये निवास करती है कहां? तो ये हो जाएगा सिक्किम। लेप्चा जनजाति कहां हो जाएगा? सिक्किम होगा दोस्तों। लेप्चा जनजाति सिक्किम। आइए 17 नंबर दोस्तों आ जाइए। ये रहा, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? अब देखिए, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है न्यूनतम क्षेत्रफल? तो बिहार का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो ये 4 ऑप्शन में दिया है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला इसके अनुसार होगा शेखपुरा। क्या होगा? शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा शेखपुरा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा शेखपुरा। बिहार का सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद पूर्वी चंपारण है दोस्तों। तो आ जाइए 18 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। आइए 18 नंबर, आ जाइए। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। अब देखिए कि दक्षिण भारत को हम देखेंगे तो दक्षिण भारत में आखिर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था दक्षिण भारत में? वो था भद्रबाहु। किसके द्वारा? भद्रबाहु। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? भद्रबाहु। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु। याद रखेंगे दोस्तों, लिख लीजिए भद्रबाहु। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? भद्रबाहु ने। आइए अगला सवाल 18 नंबर, 19 नंबर, सेकंड लास्ट है दोस्तों, सेकंड लास्ट, बने रहिए। आइए 19 नंबर, ये रहा, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए दिवस जो है ना, ये स्टैटिक जीके का फैक्ट है। स्टैटिक जीके जो है ना, आपको जो है ना कि हम याद करा देंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। स्टैटिक जीके जो है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपको याद करा देंगे। 1 जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक आपको याद कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको याद करा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा है कि विज्ञान दिवस दोस्तों, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहता है 28 फरवरी। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 14 नवंबर जो है कि ये नहीं होगा, 28 फरवरी ये नहीं होगा, ये होगा। कौन सा होगा इसका सटीक आंसर? 28 फरवरी। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। आइए आज का लास्ट सवाल है और देखते हैं दोस्तों क्या सवाल है। आ जाइए 20 नंबर, ये रहा दोस्तों 20 नंबर, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। वह कौन सा देश है जिसमें सर्वाधिक द्वीप है दोस्तों? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में जो है कि सर्वाधिक द्वीप है दोस्तों। सर्वाधिक द्वीपों वाला जो देश है वो हमारा इंडोनेशिया है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। पर आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।